नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। पूरी दुनिया डिजिटल में सिमट चुकी है और मेरे साथ इस वक्त हैं डिजिटल कुमार। आप सोचेंगे कि ये भी कोई नाम है, लेकिन जी हाँ, प्रमोद कुमार जो हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, इनका पूरा जो निक नेम हो गया है वो डिजिटल कुमार के नाम से विख्यात हो गए हैं और पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह इनको इसी नाम से पुकारा जाता है। आखिर क्यों है डिजिटल कुमार? क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि डिजिटल की दुनिया में है। तो आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और डिजिटल क्रांति को लेकर क्या क्या संभावनाएं हैं आज आगे, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आपका नाम डिजिटल कुमार कैसे पड़ गया? गोपाल जी, डिजिटल कुमार नाम अभी लोग, जैसे कि अगर आप डिजिटल के बारे में बात करने लग जाते हैं तो लोग आपको उसी नाम से भी बुलाने लग जाते हैं। तो प्रमोद कुमार नाम था, तो धीरे धीरे लोगों ने, और भाई डिजिटल कुमार कैसे हो, तो इस नाम से मुझे बुलाना शुरू कर दिया। तो मुझे भी ये नाम अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब हम डिजिटल काम कर रहे हैं और कोई आपको प्रोत्साहन करेगा इस नाम से लेके, तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी डिजिटल कुमार 91 दिया। 91 रिप्रेजेंट इंडिया। क्या बात! तो डिजिटल कुमार 91 करके मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है और काफी सालों से वही है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो काफी अच्छा वहां से मुझे डिजिटल कुमार का नाम मिला। क्या बात! चलिए अब शुरुआत करते हैं औपचारिक बातचीत की। इस सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली, इस ये बताएं। गोपाल जी, टेक्नोलॉजी में आने का ऐसा कोई सोचा भी नहीं था कभी। लेकिन जब कंप्यूटर मेरे टाइम में, जब मैं 10th क्लास में था, तो कंप्यूटर जस्ट कोचिंग सेंटर हनुमानगढ़ में ओपन हुए ही थे। मुझे देख के काफी अच्छा लगता था। जब जाते थे कहीं, किसी के पास कंप्यूटर होता था, देख के अच्छा लगता था कैसे काम करता है, कैसे नहीं करते। लेकिन उस समय ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी कि कंप्यूटर खुद का परचेज करें। और कोचिंग सेंटर भी इक्का दुक्का कोचिंग सेंटर होते थे हनुमानगढ़ के अंदर। तो मुझे याद है आज भी कि मैं ओनली कीबोर्ड लेके आया था। मेरा इंटरेस्ट होता था कि मैं खुद टाइपिंग करने सीखूं, कैसे सीखा जाता है, कैसे करा जाता है। तो घंटों बैठे ASDF उस तरीके से टाइपिंग करता था, देखता था, सीखता था और मन ही मन में बोलता था। तो वहाँ से मेरी टाइपिंग एनहांस हुई। धीरे धीरे कंप्यूटर सीखना शुरू किया। फिर मैं कंप्यूटर लेके भी आया और मैंने एक स्कूल के अंदर एज ए कंप्यूटर टीचर के रूप में काम भी किया। तो स्टार्टिंग के अंदर 12th क्लास से ही, 10th क्लास के अंदर मुझे अभी भी याद है कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर आया था। उस समय टाई अप के जरिए कंप्यूटर लगते थे। तो कंप्यूटर एक्चुअल में आ तो गया था, लेकिन कंप्यूटर टीचर अवेलेबल नहीं होते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। तो उस समय मैं ही मेरे फ्रेंड्स को कंप्यूटर बताता था, सिखाता था, कैसे स्टार्ट करना है, MS पेंट कैसे ओपन करना है, ये चीज़ें मैं ही एक्सप्लेन करता था। तो इस क्यूरियोसिटी को धीरे धीरे मैं कंप्यूटर बच्चों को सिखाने लगा। हमारे पास में एक स्कूल था, तो वहाँ के बच्चों को मैंने बोला कि अगर किसी को कंप्यूटर सीखना चाहें तो मैं सिखा सकता हूँ। तो उस समय याद है कि 25 रुपीज़ पर मंथ हम लेते थे एक बच्चे का और कंप्यूटर सिखाते थे। तो उनको हम टाइपिंग कैसे करना है, ये चीज़ें वहाँ से सिखाना, वहाँ से मेरा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने की प्रेरणा। ठीक है। आपने अब तक किन स्पेशल प्रोजेक्ट्स या तकनीकी नवाचारों पर काम किया है? गोपाल जी, मैंने स्टार्ट जो किया था वो एज ए ग्राफिक डिजाइनर किया था। मुझे ग्राफिक का काफ़ी इंटरेस्ट था। प्रिंटिंग प्रेस में भी मैंने काम किया है स्टार्टिंग के अंदर। वहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और धीरे धीरे उसी इंटरेस्ट को मैं आगे लेके गया। वहाँ से मैंने, अभी भी याद है कि हनुमानगढ़ के अंदर जब पहले पेपर बनते थे तो हाथ से बनते थे। तो एक दो स्कूल के अंदर मेरे अच्छे लिंक थे, तो मैंने बोला कि छोटे बच्चों के जो पेपर हाथ से बन रहे हैं, तो क्यों ना इनको कंप्यूटर के जरिए कुछ किया जाए। तो मैंने पेपर बनाने का काम शुरू किया था स्टार्टिंग के अंदर, जहाँ पे क्लिप आर्ट होती थी, पावर पॉइंट होते थे, वहां से कुछ फोटोज लगाकर और उनके जरिए पेपर बना के, जो बच्चों को काफी इंटरेस्ट उनमें लगा, तो वो वायरल भी हुए। फिर मेरे पास आज भी याद है कि गंगानगर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास स्कूल ने कांटेक्ट किया कि ऐसे पेपर हमें भी बनवाने हैं। तो वहाँ मैं इन चीज़ के ऊपर काम ग्राफिक डिजाइनिंग से शुरू किया। उसके बाद मैं वेब डेवलपमेंट सीखा और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड करते गए और आज खुद AI और ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रोथ करवाते हैं। इनके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त आपको कौन सी तकनीकें सबसे अधिक क्रांतिकारी लगती हैं और क्यों? आज के समय में हमें सबको पता है कि AI कितने बूम के ऊपर है। डिजिटल मार्केटिंग से मैं ऑफिशियली 5 ईयर पहले मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ।
डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छा स्पेस है, लेकिन जब से एआई और ऑटोमेशन ने काम मार्केट के अंदर आया है तो हमें ये एक स्टेप आगे है हमसे, कि हमें अगर बिजनेस को ग्रो करना है या किसी भी फील्ड में आगे जाना है तो हमें कहीं ना कहीं एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर। अगर कोई बच्चा कुछ कैरियर के अंदर देख रहा है तो उसको भी एआई के अंदर, अगर डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहा है, अगर आप मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, अगर उसके अंदर एआई का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लैगिंग करेगा आगे जाके फ्यूचर के अंदर। क्योंकि जितनी भी कंपनीज है अगर किसी को हायरिंग कर रही है तो वो ये पार्ट भी देख रही है कि अपने वर्क को एफिशिएंस कैसे किया जाए, जो काम 5 घंटे में हो रहा है उसको 1 घंटे में कैसे किया जाए। तो दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हेल्प ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। यानी बहुत बढ़िया। चलिए, अभी आपने जेनरेटिव एआई की बात की, लेकिन जो युवा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मिथ होता है कि हमने बीसीए किया है, एमसीए किया है, एमएससी आईटी किया है तो ही हम करियर बना सकते हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। तो बीइंग ए, मेरा कोई टेक्निकली बैकग्राउंड नहीं है, ना तो मैंने बीसीए किया है, आई एम बीए एंड एमबीए इंग्लिश, और वो भी मैंने एमबीए मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट हो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना हो गया था, मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली थी तो मैंने कॉलेज को भी ड्रॉप आउट कर दिया था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में और आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी आप उस लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बकायदा आपके लिए पीछे से सपोर्ट होना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली आप यू विल डू गुड इन दैट। और उसके अलावा अगर आपको करियर बनाना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई, ऑटोमेशन, इनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये आने वाला फ्यूचर है। एआई और ऑटोमेशन के जरिए ग्राफिक डिजाइनिंग काफी इजी हो चुकी है। किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है, लेकिन डिजिटल मार्केटर भी बिना ग्राफिक डिजाइनर के कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसको भी कंटेंट चाहिए। मैं इसको नॉर्मली कंटेंट क्रिएशन बोलता हूं कि अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना आता है और एआई और ऑटोमेशन आता है देन यू कैन अर्न डबल ऑफ जस्ट डिजिटल मार्केटर। तो मेरा कहना यही है कि कंटेंट क्रिएशन सीखिए और उसके साथ एआई और ऑटोमेशन को ऐड ऑन कीजिए। प्रमोद जी, अगर मौजूदा जो शिक्षण प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसकी बात करूं तो क्या वो तकनीकी जरूरतों को पूरा कर पा रही? देखिए, इसमें मेरा जवाब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अभी चल रहा है मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। क्योंकि जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आज भी ए फॉर एप्पल ही है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट होने के बाद कुछ ना कुछ नवाचार उसमें होना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें जाना चाहिए। आज हम काफी बूम के ऊपर है, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, लेकिन अपने अगर स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें तो वहां पे उस लेवल के ऊपर उनको कुछ एजुकेट नहीं करवाया जाता। आज भी वही बुक्स, उतना बैग उठा के लेके जाना पड़ता है। अगर हम किसी को बोलें कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें तो बोलेंगे कि आंखें खराब हो जाती है, दैट इज आल्सो पार्ट। लेकिन वही टाइम आप मोबाइल के अंदर बच्चा स्क्रीन टाइमिंग ले रहा है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि स्कूल्स को टाई अप करना चाहिए इंटरनेशनल स्कूल के साथ, वहां पे ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए जो आप 3 मंथ में 6 मंथ के अंदर वहां का जो नॉलेज है वो बच्चों को देना चाहिए। तो एक गिव एंड टेक वाला सिस्टम जो इंडिया के अंदर काफी सालों से पहले था तो वो टेक्नोलॉजी के जरिए काफी आसान है। तो छोटे से छोटे शहर के अंदर हम किसी भी कंट्री के अंदर बच्चों को एक दूसरे से कनेक्ट करवा सकते हैं और उनका नॉलेज अपने ले सकते हैं और अपना नॉलेज उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करके मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। चलिए, अगर स्किल्स की बात करें तो आज के दौर में सबसे जरूरी कौन सी स्किल्स को मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बिजनेस ग्रोथ के ऊपर काम करता हूँ, आई एम ए बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट यूजिंग ऑटोमेशन एंड एआई। तो सबसे जरूरी जो स्किल है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए वो है ऑटोमेशन। ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस ओनर की मैं बात करना चाहूंगा और थोड़ा सा हो सकता है किसी बिजनेस ओनर को मेरी बात रूड भी लगे। तो 90% इंडियन जो बिजनेस ओनर है वो अपने आप को सो कॉल्ड बिजनेस ओनर्स कह रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस ओनर है ही नहीं गोपाल जी। वो या तो देखो, थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी कि या तो वो रजनीकांत है या वो चौकीदार है या वो एक तरीके से रामू काका का जॉब कर रहे हैं। ठीक है। अब जो रजनीकांत मैं क्यों कह रहा हूं कि
उनका रोल क्या हो गया है कि जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग और सेल्स में वो काम कर रहे हैं, जहां पे उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जैसे बिजनेस स्केल हुआ, अब उनको क्या करना पड़ रहा है कि फाइनेंस भी वो देख रहे हैं, कस्टमर को सपोर्ट भी उनको देना है, पेमेंट के लिए कॉल भी उनको करना है, रिमाइंडर कॉल भी करना है, कस्टमर जो बन चुके हैं उनको भी सपोर्ट दे रहे हैं, नए कस्टमर के लिए अप्लाई करना उनको भी कॉल कर रहे हैं। तो एक तरीके से यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही मैं, तो वो रजनीकांत वाली फीलिंग सी वहां पे, एको हम दो तो नाचते मैं हूं सब कुछ और इसके अलावा कुछ भी तो नहीं। ये 90% बिजनेस ओनर या तो इस कैटेगरी के अंदर है या वो रामू काका की कैटेगरी में। रामू काका मीन टू से कि एम्प्लॉय तो हायर कर लिया लेकिन एम्प्लॉय के भी एम्प्लॉय बन गए। कैसे कि एम्प्लॉय तो आ रहा है 9 बजे लेकिन मालिक आ रहा है 8 बजे, एम्प्लॉय जा रहा है 6 बजे, मालिक जा रहा है 10 बजे। ठीक है, ऊपर से एम्प्लॉय को चीजें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है उसको बताने के अंदर पूरा टाइम वेस्ट हो। एक बिजनेस ओनर का काम अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए अपना टाइम देना चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग पे काम करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको देखना चाहिए, जो एक्वायर्ड करने हैं कस्टमर जिनको लीड लेनी है उनके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो रामू काका वाली फीलिंग आती है। तीसरी होती है चौकीदार। चौकीदार मतलब भाई मैं ऑफिस में नहीं गया, बिजनेस में नहीं गया तो बिजनेस नहीं चलने वाला। तो जब मेरा 1 to 1 होता है किसी भी, क्योंकि मैं ऑनलाइन 1 to 1 करता हूँ बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ही एक होता है कि आपको मैं बोल रहा हूँ 15 दिन की हॉलीडेज के लिए आप जा सकते हो या नहीं जा सकते अपना फोन स्विच करके। तो उनका जवाब 99% नो आता है, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर बिजनेस ओनर अपने पर्सनल मोबाइल से बिजनेस रन कर रहे हैं। हम जो ग्रोथ स्ट्रेटजी में करते हैं तो वहां पे टोटली डिफरेंट होता है। हम 3R के ऊपर काम करते हैं, बिजनेस को डबल करने के लिए काम करते हैं ऑटोमेशन और AI के जरिए। हम पहले करते हैं कि कस्टमर को रिटेन करना है, फिर उसके ऊपर हम कहते हैं कि उसको रिपीट करना है और उसके बाद उससे रेफरल लेना है। ये 3R अगर बिजनेस में आते विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन और AI तो बिजनेस का प्रॉफिट डबल हो जाता है। तो वो पूरी हम स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो आज के टाइम के अंदर जो बिजनेस ओनर है तो वो सिमट के अपने आप को बिजनेस ओनर तो बोल देते हैं, लेकिन वो बिजनेस ओनर वाली फीलिंग नहीं। बहुत बढ़िया आपने कहानी बताया और 3 पात्र भी बताया आपने कि रजनीकांत, चौकीदार और रामू काका। कितना ही रोचक प्रसंग आपने बताया है। खैर, आने वाले 5-10 वर्षों में कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल सकती है आपके हिसाब से? देखिए, AI डेफिनेटली बदलेगी। AI के साथ ऑटोमेशन भी काफी चीजें बदल रहा है। AI ने सब कुछ चीजें चेंज कर दी है, लेकिन ह्यूमन जो माइंड है ना, आज हम चीजें भूल रहे हैं। आज किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, वो भी भूल रहे हैं। आज से 2 साल पहले जब मेरे पास आते थे कि हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाना है, तो मैं उनको बोलता था कि ई-कॉमर्स का टाइम जा रहा है, क्यों कॉमर्स आ जाएगा। क्यों कॉमर्स का मतलब क्विक कॉमर्स, क्यों मतलब याद ही नहीं रह रहा। आज किसी का बर्थडे इस मंथ के अंदर है तो हम इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं चीजों के अंदर कि हमें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पता लगेगा कि आज इस बच्चे का बर्थडे है, मेरी फैमिली में इनका बर्थडे है, कोई गिफ्ट लेके आना है ना। तो वो क्यों कॉमर्स में आ गया। तो AI ऑटोमेशन का काम ही यही है कि ह्यूमन एरर को कम करना। जो चीजें हमें पता है कि रिपीटेड टास्क है वो ऑटोमेशन के जरिए हल हो सकती है। हमें पता है कि आज जाने के बाद ऑफिस में ये चीजें हमें डेली बेस पे करनी है। अगर आपने उसको ऑटोमेशन पे सेट कर दिया तो वो चीजें आप ऑफिस में जाओ ना जाओ वो ऑटोमेटिकली होती है। मेरे पास अभी 5+ बिजनेस में रन कर रहा हूँ स्टार्टअप, और मोस्ट ऑफ द बिजनेस मेरे 2 साल के अंदर एक स्टार्टअप रन करता हूँ, और उसके बाद उसको ऑटोमेशन पे सेट करने के बाद मैं दूसरे बिजनेस में निकल जाता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक जो बिजनेस है हार्डली 1 और 2% हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। लेकिन एक सवाल है कि देखिए अभी ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं आप, अभी हम स्किल्स की बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन है ये नौकरियां खत्म कर देंगे बिल्कुल? क्योंकि इस तरह की चर्चा आम हो गई है कि जब से ये ChatGPT की बात होने लगी, अभी आप ऑटोमेशन की भी बात कर रहे थे, तो लोगों के मन में एक भय की स्थिति है, खासतौर पर युवाओं को, कि ये सारी नौकरियां खत्म कर देंगे, लोग रोजगार ही नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऐसा सोच रहे हैं उनके साथ ऐसा ही, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जब कैलकुलेटर आया था इंडिया के अंदर तो आप हिस्ट्री उठा के देखिए तो मैथ टीचर्स ने हड़ताल की थी। अच्छा, विद्रोह किया था कि मैथ टीचर्स की जॉब चली जाए। ठीक है, उसके बाद जब कंप्यूटर आया था तब भी आपको पता है कि बिल्कुल इस तरह की बातें हुई थी। बिल्कुल। फिर जब ई-कॉमर्स आया था, ऑनलाइन शॉपिंग आया था, तो लोकल बिजनेस ओनर्स ने बोला था कि भाई ये नहीं चलेगा, सपोर्ट कौन देगा, सर्विस कौन देगा। और जो उस समय अडेप्ट हो गए टेक्नोलॉजी के साथ, वो आज अपना
इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह बिजनेस रन कर रहे हैं बहुत बढ़िया। इजीली, फ्रीडमली, अपना फ्रीडम लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप माइंड में जो चीज है, टेक्नोलॉजी आने के बाद जॉब नहीं खाएगा। अगर आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो डेफिनेटली बात है कि आप लाइन से बाहर हो। बहुत बढ़िया बात कही आपने। चलिए प्रमोद जी, क्या भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, डेफिनेटली इंडिया के अंदर काफी स्कोप है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, और ह्यूमन जो माइंड है इंडिया का, इंडियन जो माइंड है वो टेक्नोलॉजी को अलग दृष्टिकोण से देखता है। जब हम रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बग टेस्टिंग होती है, तो आउट ऑफ इंडिया के अंदर कुछ बनता है तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली मैंने ये भी देखा है कि टेस्टिंग के लिए वो इंडियंस को जाता है, क्योंकि वो उसको एक अलग नजरिए से देखता है। तो टेक्नोलॉजी, मान लीजिए कि चैट जीपीटी यूएसए में आया है, चैट जीपीटी इंडिया में आया है, तो इंडिया में यूज करने के तरीके बदल गए कि उसको बनाया किसी और चीज के लिए था, लेकिन इंडिया वालों ने देखा कि इसको तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर अपने को ये देखना है कि इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को अपने किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। सदुपयोग और दुरुपयोग ये दो शब्द हैं, और हमें लगता है कि भारत की जब बात होती है तो भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये जो नकारात्मकता है, जो दुरुपयोग करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, वो कहीं न कहीं हमें पीछे छोड़ देती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। खैर, हाँ, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे आपकी अब तक की सबसे बड़ी पेशेवर चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे पार कर लिया? देखिए, जब मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की थी, मेरे पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट थे, इंडिया आउट ऑफ इंडिया काम करते थे, और मेरी टीम थी, हायर की हुई थी गुजरात के अंदर और गुड़गांव में भी। तो एक्चुअल में आई एम द कोर प्रोडक्ट, मतलब अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो मेरे पास आ रहा है, मैं उसको एनालिटिक कर रहा हूँ, ब्लूप्रिंट बना के दे रहा हूँ, फिर मेरी टीम को दे रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर काम करते थे। मेरा बीच के अंदर एक ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, तो वहां पे क्रिटिकल कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया 3 मंथ के। तो वहां से मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर आप बेड रेस्ट, आप कितना भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, आप कितने भी प्रतिभावान हो, जब आपके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है और आपके अगर कुछ हो जाता है तो दैट इज, आप कितने भी ऊपर लेवल पे चले जाओ, आप डाउन अर्थ नहीं जाओगे। जब 3 मंथ 6 मंथ के बाद मैं बैक टू वर्क हुआ तो मेरे लिए चीजें सारी स्कैटर्ड थी, मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ा। तो वहां पे मेरे पास एक माइंड में आया कि अपने रोज कुआं खोदने वाली काम से आजादी कैसे मिले। तो वहां से मेरे माइंड में था रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर काम करना। रिकरिंग रेवेन्यू एक ऐसा चीज है जो अगर बिजनेस ओनर समझ ले और अपने बिजनेस के अंदर उस मॉडल को अप्लाई कर ले, मेरा ये मानना है कि किसी भी बिजनेस के अंदर इस मॉडल को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। तो मैंने उसके बाद से माइंड में ये किया कि मुझे रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर काम करना है। उसके लिए मैं 1 साल 2 साल काम करता रहा, और आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो 80% ऑफ वर्क आपके ऑटोमेट करता है और रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर काम करता है। ठीक है। तो मेरे लिए काफी चैलेंजेस था रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर काम करना, क्योंकि मैं रोजाना काम कितने साल तक कोई इंसान कर पाएगा, कंपनी कर पाएगी। तो रिकरिंग रेवेन्यू मॉड्यूल के ऊपर काम करना था, और उसको मैंने सक्सेसफुली अचीव भी कर लिया है। और अभी वो सेम मॉड्यूल में हेल्प कर रहा हूँ इंडियन बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस में अप्लाई करने के लिए। बहुत बढ़िया प्रमोद जी। और लास्ट में एक सवाल और है आपसे, बात करें कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में क्या बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं समाज के अंदर, देखिए दोनों, जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके। पॉजिटिव वे के अंदर जैसे मेरा काम क्या है कि एनजीओज है जहां पे डोनेशन देना है। तो अभी एक वृक्षावली करके जयपुर के अंदर एक एनजीओ, उसके लिए हमने काम किया। तो वहां सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग क्या था कि हम पेड़ लगा रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा नहीं पता था। तो हमने जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी डोनेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग टैगिंग करके वो अपना अगर नंबर डालेगा तो उसको पता लगेगा कि मेरी डोनेशन से पेड़ कहाँ पे लगा है। इस लेवल तक अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि अब मान लीजिए कि आपको वहाँ उनका आई थिंक 100 रुपीज 200 रुपीज या 500 रुपीज पर प्लांट के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ, लेकिन हर मंथ मुझे रिमाइंड कौन करवाएगा, मेरी पेमेंट ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाए। तो हमने उनको अप्लाई करवा के दिया कि अगर कोई इंटरेस्टेड है 500 रुपीज 200 रुपीज पर मंथ पे करने के, तो वो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली उनकी पेमेंट डिटेक्ट होती रहती है जब तक वो चाहे। जैसे
ये मॉड्यूल के ऊपर आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड है वो रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, जब तक आप कैंसिल नहीं करते पेमेंट डिटेक्ट होता रहता है, क्योंकि अगर मान लो मेरा इंटेंशन भी है डोनेट करने का, लेकिन मुझे रिमाइंड करवाने वाला भी बंदा चाहिए या पेमेंट लेने वाला भी कोई चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम एक सोशल जो कोच है सभी को, अगर उनको भी टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं तो सोशल कोच काफी अच्छे होंगे, और जो सोशल कोच करने वाले हैं उनको भी फंड की प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम जितनी भी एनजीओज है, अगर वो हमारे पास आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको लगभग जो कोस्ट टू कोस्ट के अंदर काम करके देते हैं, कि हम भी देखते हैं कि अगर वो एनजीओ रजिस्टर्ड है तो लगभग 50 to 60% उन्हें ऑफ करते हैं, जो कॉस्टिंग लगता है उसके ऊपर उनका पूरा डिजिटल इकोसिस्टम सेटअप करके। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, हमसे बात की आपने। और आज जैसा प्रमोद जी ने बहुत सारी बातें बताई है कि बिजनेस को किस तरह से आप ऊंचाइयां दे सकते हैं, और ऑटोमेशन जो एक सिस्टम है उसको हम कैसे अपने जीवन में, अपने बिजनेस में उतार सकते हैं, उसको शामिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये शो है, वीडियो है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। गोपाल जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सभी दर्शकों के लिए, कि आपने समय दिया, आपने इतनी सारी बातें अपना डिस्कस की, तो गिव बैक टू सोसाइटी एक चीज़ होती है जो मैं जब भी जाता हूँ कहीं तो वो दे के आता हूँ। तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं आज एक चीज़ देना चाहता हूँ कि मेरा एक डिजिटल उड़ान इकोसिस्टम कोर्स है, वो हिंदी में है। एक बिजनेस ओनर, स्मॉल टू स्मॉल बिजनेस ओनर उसको सीख कर ये समझ सकता है कि डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा एनालिटिक उसमें बताया। जिसका कोर्स का जो फीस है वो 5000 रुपीज होता है, लेकिन आपके दर्शकों के लिए वो बिल्कुल फ्री है। क्या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ठीक है, तो वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो 5000 का कोर्स गोपाल जी के दर्शकों के लिए, बटनेर पोस्ट के लिए, सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। क्योंकि इंटेंशन यही है कि बिजनेस डिजिटली ग्रो हो और जो बड़ी कंपनी है उनसे कम्पीट कर पाए। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा चलिए, हमारे दर्शकों के लिए आपने गिफ्ट दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ हम मुखातिब होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।